नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से। तो दोस्तों, हमारी आज की कहानी है कि कैसे 7 भाइयों ने अपनी ही बहन का मांस मार कर खाया उसका मांस। ये कहानी सतयुग की सच्ची कहानी है। एक गांव में एक बहुत बड़ा परिवार रहता था, जिसमें 7 भाई और एक बहन और उनके माता पिता रहते थे। उनके माता पिता बहुत ही जल्दी गुजर गए थे। तब सारी जिम्मेदारियां बच्चों पर ही आ गई थी। तब बच्चे ने भी सारी जिम्मेदारियां अच्छे से समझ ली थी। शुरुआत में तो उन्हें बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा था, लेकिन वक्त के साथ साथ उन्हें सब काम आसान लगने लगा था और अब वो अपने माता पिता के बिना जीना सीख लिए थे। ये उस समय की बात है जब पुरुषों का काम शिकार करना और महिलाओं का काम घर के अंदर कामकाज करना और परिवार का देखभाल करना होता था। 7 भाई और एक बहन बहुत ही प्यार से एक साथ रहते थे। सातों भाई जब शिकार पर जाते थे तो बहन सबके लिए घर पर खाना बनाती और साथ ही में वो घर पर सारा काम भी करती थी। सातों भाई जब जंगल से वापस लौटते तो साथ में पक्षी और जानवरों को मार कर लाते थे। बहन उनका मांस बहुत ही चाव से पकाती और सब साथ मिलकर खाना खाकर बहुत सुखी जीवन बिता रहे थे। ऐसे ही कुछ दिन गुजर गए। रोजाना की तरह सातों भाई जंगल में शिकार करने गए थे। इधर बहन सबके लिए भोजन बना रही थी। जब वो सब्जी के लिए हरी साग काट रही थी कि अचानक चाकू की तेज धार से उसकी हाथ की उंगलियां कट गई। कटी हुई उंगलियों से खून का धारा टपकने लगा। अब बहन बहुत घबरा गई। उसने सोचा, अगर मेरे भाइयों ने मेरी कटी हुई उंगलियां देखा तो वो बहुत दुखी हो जाएंगे। इसी वजह से उसने सोचा कि ये बात मुझे अपने भाइयों से नहीं बतानी चाहिए। उसने अपने बहते खून को दुपट्टे से पोंछना चाहा, लेकिन फिर उसने सोचा कि अगर भाइयों ने दुपट्टे में लगे खून को देख लिया तो मैं क्या जवाब दूंगी। फिर उसने सोचा कि दीवारों पर पोंछना ठीक रहेगा। फिर ख्याल आया कि ये तो मेरे भाई को बहुत आसानी से दिख जाएगी। फिर बहन परेशान होकर इधर उधर घूमने लगी, लेकिन उसे कोई भी जगह ना मिली जिसमें वो अपने बहते खून को भाइयों से छिपा सके। इसी कारण वो भोजन बनाते समय बहते खून को उसी में पोंछ दी। जब शाम को सातों भाई जंगल से शिकार करके वापस आए तो बहन ने सबके लिए खाना परोसा। भाइयों ने जब खाना खाया तो उन्हें आज का खाना बहुत ही स्वादिष्ट लगा और उन सब ने अपनी बहन की खूब तारीफ की। तारीफ सुनकर बहन भी बहुत खुश हो गई। दिन भर के थकान के कारण सातों भाई उस रात जल्दी सो गए। अगले दिन हर रोज की तरह सब भाई शिकार पर चले गए। शिकार करके जब भाई वापस लौट रहे थे तब सातों भाई कल के भोजन के बारे में बात करने लगे कि कल रात का जो भोजन बना था वैसा खाना तो हमने आज तक नहीं खाया था। वो भोजन बहुत ही लजीज और स्वादिष्ट था। सबने आपस में सलाह किया कि घर पहुंचकर हम इस बारे में अपनी बहन से ज़रूर पूछेंगे और पता करके ही रहेंगे कि भोजन में ऐसा क्या डाला था उसने, जिससे भोजन इतना लजीज और स्वादिष्ट बना था। जब भाई घर पहुंचे तो उन्होंने अपनी बहन की तारीफ करते हुए पूछा कि हमारी प्यारी बहना, तुमने कल रात भोजन में क्या डाला था जिससे भोजन इतना स्वादिष्ट बना था। बहन उस बात को बताने से डर रही थी। वो सोच रही थी कि अगर मेरे भाइयों को पता चला कि मेरे हाथ की उंगलियां कट गई है तो वो बहुत दुखी होंगे। इतना सोचकर उसने कहा, भैया कुछ खास नहीं, जो हर रोज डालती थी वही सब डाली थी। बड़े भैया ने कहा, बहन तुम्हें बताना ही होगा कि तुमने भोजन में ऐसा क्या डाला था जिससे भोजन इतना स्वादिष्ट बना था। तुम्हें मेरी कसम है बहन। बड़े भाई की सब लोग आदर और सम्मान करते थे, इसीलिए बहन को सच बताना ही पड़ा। और वो बोली, भैया ज़्यादा नहीं, बस अपना जरा सा खून मिला दी थी, क्योंकि मेरे हाथ की उंगलियां कट गई थी तो मैंने सोचा आप सब ये बात सुनकर दुखी हो जाएंगे। इसी वजह से मैंने अपना खून इसी साग में मिला दिया था। ये बात सुनकर 6 भाइयों के मन में अजीब सी विचार आने लगी। वो सोचने लगे कि जब बहन की इतनी कम बूंदे इतना स्वादिष्ट है तो इसका मांस कितना स्वाद होगा। अब रात को जब सातों भाई सोने गए तो इसी बात पर चर्चा करने लगे। बड़ा भाई बोला कि अगर बहन की खून की चंद बूंदे में इतना स्वाद है तो सोचो जरा उसके मांस में कितना स्वाद होगा।
फिर सब भाइयों ने हाँ में हाँ मिलाया। फिर अगले सुबह शिकार पर जाते समय 6 भाइयों ने विचार किया कि बहन को मारकर हम सब उसका स्वादिष्ट मांस बनाकर खाएंगे। लेकिन छोटे भाई को अपने बड़े भाइयों की ये बात बिल्कुल गलत लगी। वो अपनी बहन को बहुत मानता था। वो सामने से इस फैसले का विरोध तो नहीं कर सकता था क्योंकि वो छोटा था, इसीलिए वो चुप रहा। शिकार करने के बाद भाइयों ने मिलकर बांस का बट्टे से बना एक चबूतरा बनाया जिसे जांग बोलते हैं। उन 6 भाइयों का विचार था कि बहन को कैसे भी करके यहाँ लाएंगे और तीर चलाकर उसको जान से मार देंगे और उसका स्वादिष्ट भरा मांस खाएंगे। बड़े भाई ने बहन से बोला, बहन अब तुम बड़ी हो गई हो और हमने तुम्हारे लिए एक अच्छे लड़के की खोज की है। आज हम उसको देखने जा रहे हैं तो तुम भी हमारे साथ चलो। शादी की बात सुनकर बहन बहुत खुश हो गई थी और वो उनके साथ चल दी। अब रास्ते में चलते चलते जब बहन थक गई तो कहने लगी कि भैया अब कितना दूर है मेरा ससुराल। बड़ा भैया बोला, प्यारी बहना बस थोड़ी ही दूर है, अब पहुंचने ही वाले हैं। कुछ दूर चलने के बाद बड़ा भाई बांस से बना वो टीले को दिखाता है और बोला, वो देखो बहना तुम्हारा ससुराल, यहाँ तुम रानी बनकर रहोगी। ये बात सुनकर बहन बहुत खुश हो गई और वहाँ पहुँचते ही बड़े भाई ने छोटे भाइयों को बहन को उस बांस से बट्टे की चबूतरे पर खड़ा करके बांस के सहारे रस्सी में बांधने का हुक्म दिया और सबने ऐसा ही किया। वो अपनी बहन को वहाँ पर बांधने लगे। बहन लाचार थी। अब अपने भाइयों को ऐसा करते देख वो तड़प उठी। वो भगवान को याद करने लगी और बोलने लगी, हे प्रभु मेरी आखिरी सहारा आप ही हो। मेरे सातों भाई मिलकर मेरी जान लेना चाहते हैं। इन सब में से ऐसा एक भी नहीं है जो मेरे लिए दया और मोह रखे। छोटा भाई अपनी बहन की ये बात सुनकर रो पड़ा। बहन की ऐसी हालात देखकर वो तड़प कर रह गया, लेकिन वो 6 भाइयों का सामना करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। बहन को बांधने के बाद बड़े भाई ने सबको एक एक करके अपनी बहन को तीर चलाने का आदेश दिया। बड़ा भाई जब तीर धनुष लेकर अपनी बहन को निशाना साधा तब बहन अपने भाई के सामने हाथ जोड़कर लड़खड़ाते आवाज में कहने लगी, मारो मारो भैया छाती में लक्ष्य करके, भैया छाती में लक्ष्य करके, तुम्हारा तीर धनुष जंगल में जाएगा। मारो मारो भैया छाती में लक्ष्य करके। बड़े भाई ने बिना दया मोह के तीर चलाया पर उसका निशाना चूक गया। फिर उसके बाद दूसरे भाई ने तीर धनुष लेकर निशाना साधा तो फिर बहन ने वही दर्द भरा गीत गाया पर उसका भी निशाना चूक गया। इसी तरह सब भाइयों ने एक एक करके अपनी बहन की छाती पर लक्ष्य करके तीर मारने का निशाना साधा, लेकिन बहन हर बार यही गीत गाती और भाइयों का निशाना ऐसे ही चूक जाता। अब छोटे भाई का नंबर था। 6 भाइयों ने उसे कहा कि अपनी निशाना ध्यान से लगाना और बहन को एक ही तीर में ढेर गिराना। यदि तुम्हारा निशाना चूक गया तो हम सब तुम्हें यहीं मार देंगे। जब बहन ने छोटे भाई की जान खतरे में देखा तो उसने अपनी जान निछावर करने की सोची और अपने छोटे भाई की जान बचाने का निर्णय ली। वो इस बार ईश्वर से विनती करने लगी कि हे प्रभु मेरे छोटे भाई का तीर मेरी छाती भेदने में सफल हो जाए। और वो फिर दर्द भरी गीत गाने लगी, मारो मारो भैया छाती में लक्ष्य करके, भैया छाती में लक्ष्य करके, तुम्हारा तीर मेरी छाती भेद जाए। मारो मारो भैया छाती में लक्ष्य करके। छोटे भाई ने कहीं और निशाना साधा पर उसका तीर बहन की मरहम पर जा लगा। बहन दर्द से तड़प उठी। कुछ देर छटपटाने के बाद उसकी जान निकल गई और वो मर गई। अब 6 भाइयों की तो खुशी का ठिकाना ही ना रहा। भाइयों ने अपनी बहन की मृत शरीर को नीचे उतारा और बोटी बोटी कई टुकड़ों में काट दिया। अब 6 भाइयों ने सोचा अब हम लोग स्वादिष्ट मांस बनाकर खाएंगे, पर छोटा भाई इसके खिलाफ था। बड़ा भाई सोचता है कि ये तो सामने रहेगा तो मांस बनाने नहीं देगा, तो बड़े भाई ने उसे लकड़ी चुनने का आदेश दिया और बोला, तुम भोजन पकाने के लिए जंगल से लकड़ियां लेकर आओ। और उसको ढेर सारी लकड़ी लाने के लिए जंगल में भेज दिया जाता है
और उसको दिया जाता है छोटा सा रस्सी, ताकि उसको बहुत समय लगे और इधर वो लोग मांस अच्छे से पका लें। छोटा भाई जंगल में जाकर रोने लगता है कि अब मैं क्या करूं, मैं इतनी छोटी रस्सी में इतनी ढेर सारी लकड़ियां कैसे ले जाऊं। तभी एक सांप वहां आता है और उसे पूछता है, क्या हुआ, तुम यहाँ ऐसे क्यों रो रहे हो। तभी वो बोलता है कि मुझे ये लकड़ियाँ लेकर जाना है और मेरे भाई लोग मुझे इतनी छोटी रस्सी दिए हैं, मैं ये कैसे ले जाऊं, मुझे यहाँ से जल्दी जाना है, वहाँ वो लोग मेरी बहन का मांस बनाने में लगे हैं। तभी सांप बोलता है, मैं लपेट जाता हूँ तुम्हारी लकड़ियों में, तुम ये लकड़ियाँ लेकर वहाँ पहुँचा देना। और ऐसा ही हुआ। छोटा भाई लकड़ियाँ लेकर जंगल से आता है, लेकिन 6 भाई चौंक जाते हैं कि इतनी छोटी रस्सी में कैसे इतनी सारी लकड़ियाँ ले आया ये। अभी उन लोगों का काम पूरा नहीं हुआ था, वो जो बहन का मांस पका रहे थे वो अभी पूरा नहीं हुआ था। तो छोटे भाई को और भी काम देना पड़ेगा ना, ताकि वो वहाँ ना रहे। तो फिर उसको मिट्टी का घड़ा दिया जाता है और उस मिट्टी के घड़े में बहुत सारी छेद कर दिया जाता है, ताकि वो पानी जल्दी ना ला पाए, और उसको पानी लेने भेज दिया जाता है। फिर छोटा भाई जब पानी लेने तालाब में जाता है तो पानी सारा मटके से बह जाता है। वो फिर वहीं रोने लग जाता है। तो तालाब में कुछ मेढक होते हैं, वो उससे पूछते हैं, क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों रो रहे हो। तभी वो बोलता है, मुझे यहाँ पानी लेकर जाना है, मेरे भाई वहाँ मेरी बहन को काट कर मांस पका रहे हैं, मुझे जल्दी जाना है। तभी मेढक बोलते हैं, अच्छा तुम रो मत, हम इस मटके पर चिपक जाते हैं, तुम पानी पहुँचा देना। तब छोटा भाई बोलता है, ठीक है। तब पानी लेकर वहाँ से जाता है। तब तक उसकी बहन का मांस पक चुका होता है। अब वो अकेला भाई क्या कर सकता था, काफ़ी लेट हो चुका होता है। अब आता है अपनी बहन की मांस खाने की बारी। तो वो छोटा भाई तो मांस खा नहीं सकता था, क्योंकि वो अपनी बहन को बहुत मानता था। तो वो तालाब की तरफ फिर से जाता है और जहाँ से मटके का पानी लेकर आया था वहाँ जाकर मछली और केकड़ा पकड़ कर लाता है और अपने भाइयों से थोड़ा दूर बैठकर खाता है। तो जब 6 भाई मांस चबा रहे होते हैं तो छोटा भाई भी केकड़ा चबाता, ताकि उन लोगों को लगे कि हाँ, ये भी मांस खा रहा है। फिर जब सब अपनी बहन का मांस खाकर उठ जाते हैं तो छोटा भाई अपनी बहन का मांस एक गड्ढा खोदकर उसमें गाड़ देता है, नहीं तो उसके भाई जान जाएंगे ना कि ये मांस नहीं खाया है। कुछ दिन बीत गए। अब जहाँ छोटे भाई ने अपनी बहन का मांस छुपाया था वहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर बांस उगने लगे थे। बांस बहुत ही हरे हरे और सुंदर लग रहे थे। एक दिन एक गरीब भिखारी वहाँ से गुजर रहा था, तो उसने सोचा कि कितना सुंदर बांस है, इससे क्यों ना कुछ बनाया जाए। तभी वो उस बांस को काट कर बांसुरी बना लेता है और फिर वो घर घर जाकर बांसुरी बजाकर भीख मांगता था। वो घर घर में जाकर बांसुरी बजाता था और अपनी कला का प्रस्तुति करता था और उसके बदले में कुछ अनाज या पैसे लेता था, ताकि वो अपना गुजारा कर सके। एक दिन वो भिखारी उसी गांव में पहुंच गया जहां उसके सातों भाई रहते थे। उस समय काफ़ी साल गुजर गया था। अब सातों भाई अलग अलग रहते थे। सबसे पहले वो भिखारी बड़ा भाई के पास जाता है और वो जैसे ही बांसुरी बजाता है तो सोचिए ज़रा, इतने दिन तक वो बांसुरी इतनी अच्छी और मधुर आवाज़ में बजता था, लेकिन जब वो भिखारी बड़े भाई के घर पर पहुंचता है तो बांसुरी बजा ही नहीं, और वो बांसुरी उस समय बहुत ही ख़राब धुन में बजने लगता है और उसमें से आवाज़ आती है कि ना बाज रे बांसुरी, ये तो तुम्हारे दुश्मन का घर लागे। भिखारी के बहुत कोशिश करने पर भी वो बांसुरी वहाँ नहीं बजती है। तो फिर वो 6 भाइयों के घर पर जाकर बांसुरी बजाता है, पर वो बांसुरी नहीं बजता है। और जैसे ही भिखारी 7वें भाई यानी छोटे भाई के पास जाता है तो वो बांसुरी बजने लगता है और उस बांसुरी से मधुर धुन निकलती है, बाज रे बांसुरी, ये तो मेरे छोटे भाई का घर लागे। अब वहाँ तो बांसुरी से बहुत अच्छी और मधुर धुन निकलने लगती है। तो 6 भाई सोचते हैं कि वो भिखारी हम लोग के सामने बांसुरी जानबूझकर नहीं बजाया। तभी 6 भाइयों ने उस भिखारी को मार पीट कर वहाँ से भगा दिया। तभी छोटा भाई उसे रोक लेता है और उसे अपने घर में रहने के लिए शरण देता है।
कहता है कि रात काफ़ी हो गई है, आप यहीं रुक जाओ। भिखारी भी ऐसा ही करता है। रात काफ़ी होने के कारण वो छोटे भाई के घर पर रुक जाता है और खा पी कर सो जाता है। और सुबह होते ही भिखारी वहाँ से चला जाता है, लेकिन वो जल्दीबाजी में बांसुरी वहीं भूल जाता है और वो भिखारी वहाँ से चला जाता है। तो जब छोटा भाई बांसुरी देखता है तो वो संभाल कर रख देता है कि इसे कभी मैं बजाऊंगा। फिर वो अपने काम पर जाता है। तो जब घर पर वापस लौट कर देखता है तो वो हैरान हो जाता है, क्योंकि वो देखता है कि घर का तो सारा काम हो चुका होता है, जैसे कि खाना बना कर रखा था, झाड़ू साफ सफाई सब कुछ हो गया था। तो वो हैरान हो गया था कि ऐसा कैसे हो सकता है, आज तक तो ऐसा हुआ ही नहीं था। तो दूसरे दिन उसने सोचा कि मैं काम का बहाना करके बाहर जाऊंगा और देखूंगा कि काम कौन कर रहा है। उस समय सतयुग में लोग अपना रूप बदल सकते थे। तो छोटे भाई ने एक मक्खी का रूप लेकर दीवार पर चिपक कर देखने लगता है। तो सामने का नज़ारा देखकर उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है, क्योंकि वो देखता है कि बांसुरी में से एक मधुमक्खी निकलती है और वो मधुमक्खी एक लड़की का रूप ले लेती है, और वो लड़की और कोई नहीं बल्कि उसकी बहन होती है। तभी वो बांसुरी को तोड़ देता है और उसकी बहन उस बांसुरी में समा नहीं पाती है। अब वो हमेशा के लिए मानव रूप में आ जाती है और अब दोनों भाई बहन बहुत प्यार से और अच्छे से रहने लगे थे। छोटा भाई अपनी बहन को पाकर बहुत ही खुश हो चुका था। दोस्तों, ये एक सच्ची घटना है जो कि झारखंड के बिंदु बसेर में घटित हुआ था। इसका जीता जागता सबूत आज भी झारखंड में मौजूद है। और दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि निस्वार्थ प्रेम ही रिश्तों को बनाए रखता है। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। इसके साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।